गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की अपनी क्लास में। क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए मैं आज बिजनेस में व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार में एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है देशी व्यापार फर्स्ट, व्यापारिक सौदे की गतिविधियां। एक बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बोर्ड के पेपर के हिसाब से। मैं हमेशा, आपको पता ही है, आपका ख्याल रखता हूँ और आपका ख्याल रखने के लिए ही मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं कहता हूँ ये बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको अक्सर मिल जाता है, ज़रूरी मिलता है। और एक मज़ेदार बात, याद नहीं करना किसी को भी। क्यों? याद करने से चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं आपको आज समझाऊंगा और उसे ध्यान से समझना, फिर आप उसे अपने आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देशी व्यापार के अंतर्गत व्यापारिक सौदे की गतिविधि। इसमें पहले ये जानेंगे सौदा तय करते समय की जाने वाली बातें। तो यहाँ पे बात आती है सौदा शब्द। सौदा मीन्स ट्रांजेक्शन्स। आप जानते ही हैं कोई भी व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स, लेन देन होते रहते हैं। अब इन सौदों को व्यापारिक पुस्तकों में किस तरीके से एक क्रम रूप दिया गया है, आज हम लोग वो जानेंगे। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, कोई ग्राहक मेरे पास माल खरीदने आता है, तो मैं उसे कैसे बेचूंगा, उसका एक क्या क्रम होगा, मुझे क्या फॉलो करना है, सिर्फ उसी चीज़ को आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, अगर हम इसका क्रम याद रख सकते हैं तो दैट इज़ बेस्ट फॉर अस। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को माल बेचा ही नहीं और रुपया ले लिया तो कैसे सेल करेंगे भाई? तगादा मारने लगे हम उसको कि भाई पेमेंट दे दे, और माल पहुँचाया नहीं उसके पास, लड़ने को आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको एक क्रम में याद करना है। वो क्रम अगर हम एक स्टोरी के रूप में समझ लें तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सौदा करते समय किए जाने वाले कार्य। तो व्यापार में सौदा करते समय जो कार्य हमें फॉलो करने हैं, उन कार्यों को अगर हम ध्यान देंगे तो पहला कार्य है पूछताछ, यानी इंक्वायरी, है ना। पूछताछ के विषय में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपसे माल खरीदने आएगा तो वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ जानकारी करना चाहेगा। तो ऐसे में जो उसकी जानकारियाँ होती है, लिटिल बिट संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें माल के संबंध में, वो सभी जानकारियों का निष्कर्ष निकालना, देना लेना, प्लस उस आदमी के विषय में हमें भी कुछ जानकारी निकालनी होती है, वो सब चीज़ों का पता लगाना ही इसके अंतर्गत कार्य में आता है, इंक्वायरीज़ में। तो लिहाजा इंक्वायरी बहुत स्ट्रॉन्ग पक्ष है, इसी का हमें ध्यान रखना है। दूसरा है निर्ख, यानी कोटेशन। अब सीधी बात है, जब आदमी आपसे माल खरीदने आ रहा है तो आपको उसके रेट भी देने पड़ेंगे माल के संबंध में। तो लिहाजा जब वो आपसे माल खरीदने आ रहा है तो आपको जो रेट देने पड़ेंगे, उसकी जो रेट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, वो इतनी नीट एंड क्लीन, एक बहुत बेहतरीन तरीके की बनी हुई होनी चाहिए। हो सके तो उसमें उन प्रोडक्ट के चित्रों का भी वर्णन हो तो बहुत अच्छी लगेगी। तो लिहाजा इसका भी हमारे माल पर, हमारे व्यापार पर, सौदे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आता है आदेश। यदि ग्राहक को हमारा निर्ख समझ में आता है, उसे हमारे रेट्स के साथ सेटिस्फेक्शन होता है और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होता है, तो फिर वो हमें देगा उसका आदेश, यानी ऑर्डर। अब जब वो ऑर्डर देगा तो आदेश को प्राप्त करेंगे और उसके अनुरूप हम आगे की कार्यवाहियों को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते समय आदेश प्राप्ति की सूचना, जब उनने हमें आदेश दिया तो हम उसको इन्फॉर्मिंग कर रहे हैं कि हाँ जी, हमें आपके द्वारा दिया गया आदेश प्राप्त हो चुका है और इस पर हमने क्रिया करनी शुरू कर दी है। ठीक, इसके बाद आते हैं माल को उधार देना। अब एक्चुअली क्या होता है, माल नगद और उधार दोनों तरीके से बिकता है भाई। बट नेचुरल नगद बिक रहा है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आया ग्राहक और आपने लिया, पैसे लेके पेमेंट कर दिया उनने, तो माल आपने दे दिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर माल उधार बिक रहा है तो ये एक बहुत बड़ी टर्म आ जाती है। यहाँ पर हमें बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे जनसंपर्क, उस आदमी का जो है आगे मार्केट में उठना बैठना किस तरीके का है, उसकी देनदारियाँ तो नहीं है, उसकी बैंक के प्रति क्या हिसाब किताब चल रहा है, यानी कि बैंक में उसकी क्या गुडविल है। लिहाजा हमें उसका रेफरेंसेस लेना पड़ेगा, यानी कि हमें उसके पक्ष के लोगों से जानकारी लेकर कि भाई ये आदमी एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं, इसको माल हम उधार दें या नहीं, इन सब बातों को देख करके ही तो माल उधार दिया जाएगा। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि दैट पर्सन वाज वेरी गुड और इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये कल को माल लेके हमारा भागेगा नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं। क्या? माल एकत्रित करना।
अब हम उसके लिए माल को एकत्रित करेंगे, मीन्स हम अपने स्टोर्स में से माल निकालना शुरू करेंगे, क्या क्या सामान उसे चाहिए। इवन अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम उसे मार्केट से अरेंज करेंगे, अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे माल बना करके दे, अपने कारीगरों से माल मंगाएंगे। तो जो माल एकत्रित करा जाएगा वो सब चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी, और जब माल इकट्ठा हो गया तो हम उसे संवेष्टन कराएंगे व चिन्ह डालेंगे। संवेष्टन मीन्स होता है पैकिंग। हम उस माल को सही रूप से, सही तरीके से कार्टनिंग करेंगे, इस तरह से पैक करेंगे यदि वो बाहर जा रहा है तो कहीं टूट फूट में ख़राब ना हो जाए, कोई रगड़ ना लग जाए, किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, अगर पॉलिश का माल है तो पॉलिश ख़राब ना हो जाए। ये सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और उस पर अपनी फर्म की कोडिंग्स करने के लिए चिन्ह डाला जाएगा। उसके बाद माल को भेजना। अब हम वो माल उस ग्राहक तक भेजते हैं। भेजने की प्रक्रिया कई हिस्सों में बटी हुई है। कभी कभी हम उसे बाय पोस्ट भी भेजते हैं, डाक के जरिए भी भेजते हैं, रेलवे के द्वारा भी भेजते हैं, रोडवेज के द्वारा भी भेजते हैं, पानी के जहाज से भी भेजते हैं, और एरोप्लेन्स के माध्यम से भी भेजते हैं। कभी कभी हम व्यक्तिगत भी भेजते हैं कि अपने आदमी को लेके कह दिया भाई जाओ माल पहुँचाइए आस पास। तो जिस तरीके से भी, जिस प्रोसेस से भी माल उस आदमी तक भेजना है, उस प्रक्रिया को निभाया जाएगा। माल भेजने की सूचना हमने उस व्यक्ति को माल भेजा, अब भेजते समय हमने उसको फ़ोन कर दिया या क्वेरी लेटर्स के थ्रू हमने उसे इंक्वायर करा दिया कि हाँ जी भाई साहब हमने आपका माल भेज दिया है, ठीक है। तो हमें उसको सूचना भी देनी है। उसके बाद शिकायत संबंधी पत्र उत्तर, हमने माल उसे भेज दिया, उसने माल रिसीव कर लिया। अब उसके बाद हो सकता है उसे माल देखा, क्या पता उसे माल में कोई कमी देखी, कोई चीज़ उसे ऐसी दिखी कि पैकिंग में कोई कमी रह गई, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार माल में कुछ कमी रह जाए, या कोई भी किसी भी प्रकार की उस बंदे की कोई शिकायत है तो उसके पत्र को रिसीव करना और उसका सही रिप्लाई उसको देना। मीन्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द पॉइंट जो हमें इसमें फॉलो करना है कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो बंदा हमसे माल खरीद रहा है, हमारा कस्टमर है, वो हमसे सेटिस्फाई हो, इसलिए उसका पत्र का उत्तर भी हमें सेटिस्फैक्टरी देना। देन आफ्टर सब काम निपटने के बाद अपना काम फिर शुरू होता है खाता विवरण भेजना, यानी कि अब हम उसके पास हिसाब खाता विवरण भेजेंगे। हिसाब खाता विवरण के अंतर्गत हम भेजेंगे कि भाई हमने तुम्हें कितना माल भेजा, कितने रुपए का था, उसका डेबिट क्रेडिट नोट बना करके, जैसे कि एक तरीके का बिल बना करके दे देंगे कि साहब देख लो भाई इतना इतना माल है, इतने इतने रुपए का हो गया, इसका पेमेंट इतना बनता है, जल्दी से अब हमारा हिसाब कर दो। तो ये हो गया खाता विवरण। उसके बाद लास्ट में भुगतान प्राप्त करना, जब हिसाब भेज दिया तो अब वो हमारा पेमेंट करेगा। जब वो पेमेंट करेगा तो चाहे वो चेक से करे, कैश करे, अकाउंट ट्रांसफ़र करे, आरटीजीएस करे, कुछ भी करता है वो, जिस तरीके से भी आपका रुपया देगा आप उसे रिसीव करेंगे। और भुगतान प्राप्त हो जाने के बाद लास्ट में आप उसको उसकी रसीद भी बना करके देंगे, भुगतान प्राप्ति की रसीद। तो ये थी हमारे व्यापार में सौदे की गतिविधियां। इनमें मैं एक बार फिर से एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से सुनते रहेंगे। पहला पूछताछ होती है, फिर निर्क, फिर आदेश आता है। आदेश के बाद आदेश प्राप्ति की हमने सूचना दे दी। सूचना के बाद माल को उधार देने के कंडीशन पर फॉलो करो, वही कि उधार दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके बाद माल को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं उसके लिए, फिर उसकी पैकिंग करते हैं, चिन्ह डालते हैं और माल को भेज देते हैं। भेजने के तरीके आपको बताए थे। उसके बाद माल भेजने की सूचना भी उसे दी कि हाँ सर हम आपको माल भेज रहे हैं। फिर उसके बाद यदि उसकी कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी शिकायत है तो उसको भी एनालाइज करेंगे। फिर सब बातें निपटने के बाद हम उसको खाता विवरण देंगे कि हाँ जी आपका इतना हिसाब बन गया। देन आफ्टर वो हमारा पेमेंट करेगा। पेमेंट के बाद हम उसकी रसीद दे देंगे। और यहाँ पर ये पॉइंट खत्म। अब मैं देशी व्यापार की दूसरा पॉइंट आपको लूँगा अभी 2 मिनट में। तो स्टूडेंट अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसी को सेकेंड लेवल में स्टार्ट करता हूँ। देशी व्यापार द्वितीय में बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। अब माल की बिक्री को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अभी तक तो मैंने आपको सिखाया था कि व्यापार में माल की बिक्री के लिए सौदा करना पड़ता है, सौदा किस तरीके से किया जाता है, सौदा करने की क्या क्या विधि थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि माल की बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए कि काम और बढ़िया रहे। तो बिक्री साहित्य को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है बिक्री के साहित्य का, यानी लिटरेचर का। तो यहाँ पर हम जानेंगे बिक्री साहित्य क्या होता है। वे सभी चीजें जिनके माध्यम से बिक्री को प्रोत्साहन मिले वो सब बिक्री साहित्य के अंतर्गत आता है।
तो देखेंगे बिक्री साहित्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 9 तरीके के मैं बिक्री साहित्य को विषय बताऊंगा। सबसे पहले है सूचना। सूचना यानी नोटिस, हमारे द्वारा माल के संबंध में हर प्रकार की जो भी कोई सूचना होगी वो सूचना स्पष्ट शब्दों में और सही रूप से लिख करके ग्राहकों तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उससे भी हमारी बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है परिपत्र यानी कि सर्कुलर, समय समय पर दी जाने वाली अनेकों सूचनाएं, माल की स्कीम हो या माल की बिक्री के संबंध में या मौसमी विभाग के द्वारा जो व्यापार से संबंधित हो, वो सभी सूचनाएं हमें सर्कुलर लेटर के माध्यम से यानी परिपत्र के माध्यम से समय समय पर अपने ग्राहकों तक उसे पहुंचवा देना चाहिए। ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगला आता है सूची पत्र, जिसे हम कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग आप लोग जानते हैं, जैसे आप होटल में गए खाना खाने के लिए तो वहां पर उसने कहा कि सब मेन्यू कार्ड लेके आइए, तो कैटलॉग इज जस्ट इक्वल टू मेन्यू कार्ड। कैटलॉग में जब हम वर्क करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे द्वारा जो भी माल बनाया जाता है हम उसकी पूरी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे क्या क्या माल अवेलेबल है, और उस पर हो सके तो उनके चित्र भी अंकित होने चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके चित्र भी, तो उससे भी कैटलॉग पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ मूल्य सूची, प्राइस लिस्ट, हमारे को वस्तु की मूल्य सूची जस्ट लाइक सेम अगेन मेन्यू कार्ड की तरह मूल्य सूची भी बनानी चाहिए। प्राइस लिस्ट, जो जो वस्तु है हम दिखा रहे हैं बेच रहे हैं उनके क्या क्या मूल्य हैं, उनके प्राइस लिस्ट के थ्रू हमें बता देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि माल को हम उनके लिस्ट प्राइस पर यानी प्राइस लिस्ट पर ही बेचें, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बाजार भाव सूची यानी कि प्राइस करंट, आज बाजार में क्या भाव है उसकी भी सूची से लिस्टों से हम अपने ग्राहकों को जानकारी देते रहें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सोने का व्यापार करने वाले लोग रोज़ाना का सोने का भाव लेते हैं, उसकी प्राइस लिस्ट निकलवाते हैं और उन्हें करंट प्राइस यानी बाजार भाव के अनुरूप ही डील करते हैं, है ना। विशेष बिक्री प्रस्ताव यानी कि फर्म ऑफर्स, समय समय पर फर्म माल को बेचने या खरीदने के संबंध में ऑफर्स लॉन्च करती है। उन बिक्री प्रस्तावों को ग्राहकों तक सही तरीके से सही डायरेक्शन के जरिए उन तक पहुंचाना भी बिक्री साहित्य का एक मुख्य रोल है। लिहाजा विशेष बिक्री प्रस्ताव इस तरीके से बनने चाहिए कि उन्हें देखकर ग्राहक सही प्रकार से समझ पाए और उसे वस्तु को खरीदने में आसानी रहे। फिर आता है पूर्ति प्रस्ताव यानी टेंडर, किस किस चीज के लिए क्या क्या माल खरीदना है बेचना है उसकी रेटिंग करना और उनकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पूर्ति प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। ठीक, अनुमान यानी एस्टीमेट, होने वाले भाव का वस्तु के संबंध में कि भाव बढ़ना है या घटना है उसका सही रूप का पता लगाना और उसकी जानकारियों को ढूंढना अनुमान के अंतर्गत आता है। एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में हमारी वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बढ़ने के चांसेस हैं तो हम पहले से स्टॉक करके रख लें, और घट रहे हैं तो हम पहले उसे काट लें, स्टॉक को खत्म कर लें। तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। लास्ट वन आता है निर्ख यानी कोटेशन। समय समय पर आपको पता ही है सरकार भी वस्तुओं के लिए रिक्वायरमेंट करती है। अगर सरकार ने सपोज कीजिए आपके प्रोडक्ट की मांग करी है तो वो डेफिनेटली आपके पास नहीं आएंगी, वो 10 लोगों से उसकी जानकारी लेंगी। तो ऐसे में जो भी ऑर्डर देने वाली संस्था होगी, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी, उसको हमें माल के संबंध में एक निर्ख यानी कोटेशन बना के देना पड़ता है। वो कोटेशन माल की बिक्री में बहुत बड़ा सहयोग करता है। जितनी नीट एंड क्लीन प्लस अच्छी और साफ सुथरी बढ़िया कोटेशन हमारी बनी हुई होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिलता है। तो ये थे हमारे बिक्री साहित्य के प्रकार जिस पर हम लोगों ने अपना ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट शो करूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा था बिक्री साहित्य को, है ना। अब हम लोग उसी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं बिक्री बढ़ाने के साधन। तो आज इस चीज में ध्यान देंगे बिक्री बढ़ाने के लिए किन किन चीजों पर अगर हम फोकस करें तो हमारी बिक्री बढ़ सकती है। ठीक है, तो नंबर 1 विज्ञापन। आज के युग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम साधन विज्ञापन है। विज्ञापन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से आज हर चीज बिक रही है। आप देखो
हमारा देश नदी प्रधान कहलाता है, सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे देश में बह रही हैं, और सब नदियों के बावजूद सबसे ज़्यादा जल स्तर हमारे यहाँ है, पानी भी हमारे यहाँ खूब है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पानी बिक रहा है। क्यों? बोले ये एक्वा वाटर है, ये बिस्लरी है, ये एक्वाफिना है ना, ये डिस्टिल्ड है। तो क्या करके आदमी 20 रुपए की बोतल खरीदता है और आराम से पीता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का खर्चा नहीं आएगा, और वो पूरी बोतल हम लोग खरीदते हैं। क्यों? बोले थंडरबर्ड, अक्षय कुमार, सलमान खान ये पीते हैं, हम देखते हैं ना। हमने क्या देखा, बोले अक्षय कुमार ने कोल्ड ड्रिंक पी और ऊपर से नीचे छलांग लगा दी और उसे कुछ नहीं हुआ। सलमान खान, ऋतिक रोशन ने लिया कार पूरी की पूरी पहाड़ पे से कूदा दी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। और हम लोग उन एड्स को अपने दिमाग में ऐसे बसा लेते हैं कि शायद इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, और उन एड्स के थ्रू हम लोग उससे अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वही कोल्ड ड्रिंक जो 2 रुपए की 3 रुपए की घर पे भी बना सकते हो, हम जाते हैं बाजार में 12 रुपए 15 रुपए खर्च करते हैं और बड़ी शान के साथ पीते हैं। क्या? स्वैग बोलते हैं ना, स्वाद में स्वैग है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, और पी लेते हैं। नतीजा, हमने उस विज्ञापन की बदौलत वो पैसा बर्बाद कर दिया अपना, और खर्च करते हैं, बेवकूफ़ बन के भी आते हैं, और हम खर्चा भी करते हैं, मजा भी जाता है ना। तो यही चीज़ यहाँ आती है, विज्ञापन। तो एक बाहर का व्यक्ति जब इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है तो हम भी क्यों ना देखें। तो देखिए विज्ञापन का क्या महत्व है। अगर हमें अपनी बिक्री को बढ़ाना है तो हमें विज्ञापन के स्तरों को सुधारना पड़ेगा। अब विज्ञापन कितने तरीके से होता है ज़रा ध्यान दें। समाचार पत्र के व पत्रिकाओं के माध्यम से, डेफिनेटली घरों में सबके अखबार आते हैं, मैगजीन्स आती रहती हैं, तो उनमें भी विज्ञापन किया जा सकता है, तो उसके माध्यम से भी विज्ञापन वस्तुओं का होता है। पोस्टर्स द्वारा विज्ञापन, सड़कों पर जाते समय जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए देखे होते हैं, है ना, तो उनके माध्यम से भी हम ये विज्ञापन देख सकते हैं। विज्ञापन बोर्ड्स आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऑन हाईवे रोड्स पर ग्लोसन्स बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं, है ना, किसी भी ब्रांडेड शोरूम का, किसी भी शोरूम का, दुकान का, वो सब विज्ञापन बोर्ड है। सैंडविच मैन बोर्ड, शायद ये आप लोगों का सुना हुआ नहीं हो, लेकिन मैं बता दूं, सैंडविच मैन बोर्ड वो होते हैं जो बड़े बड़े लोग कपड़े पहन के क्लाउन की तरह से रोड पर घूमते हैं, है ना। आपने वोडाफोन, एयरटेल, हच इनके एड देखे होंगे, तो वो सड़कों पे क्लाउन्स कपड़े पहने हुए घूमेगा और घूमते समय लोगों को पेपर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि हमारी फॉर्म का कार्ड ये है। तो क्या होता है, उस क्लाउन का गेटअप देख करके, उसके स्टाइल को देख करके लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसके पास जाके फटाफट कहते हैं लाओ लाओ, है ना। इसी तरीके से बिजली द्वारा सजावट, आपने देखा होगा जिन दुकानों पर लाइटों की व्यवस्था बढ़िया नहीं होती उनमें ग्राहक भी बड़ी मुश्किल से आता है। ये बात आप नोटिस करना, साड़ी के शोरूम में खराब से खराब साड़ी, सड़ी से सड़ी औरत को जब वो बेच रहा होगा दुकानदार, तो ये कहेगा मैडम बहुत अच्छी लगेगी आपके ऊपर देख करके, आप बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें। क्यों कहता है? क्योंकि वो साड़ी जो है ना रोशनी में चमक मार रही है, उसका कलर शाइन कर रहा है। तो ऐसे में उस लाइट की डेकोरेशन शोरूम की वैल्यू बढ़ा रही है। स्लाइड तथा फिल्म द्वारा विज्ञापन, आपने देखा होगा स्लाइड होती है। स्लाइड क्या होती है मैं आपको बताता हूं। टीवी पर ऐड देखते हैं, बीच बीच में विज्ञापन आते हैं, वो कहलाती हैं आर्ट फिल्म्स, लेकिन नीचे की तरफ एक पट्टी आती है, दैट इज कॉल्ड स्लाइड। तो स्लाइड विज्ञापन भी इसी में आते हैं। इसके अलावा पिक्चर हॉल्स में भी हम लोग ये विज्ञापन देखते हैं। शायद आप भूल गए, मैं याद दिला देता हूं, वो वाला ऐड जो हम पिक्चर देखते आते हैं तो सबसे पहले मिलता है मसाला खाने से कैंसर होता है। क्या नाम था उस आदमी का, नाम मैं भूल गया, सॉरी, जो भी नाम था, फिलहाल आपको याद होगा। पिक्चर, मैं तो पिक्चर देखने जाता नहीं ना, तो मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूँ। तो ध्यान रखो, वो पिक्चर देखते समय कि उसका मुंह गला हुआ है, मुंह खराब हो गया है, तंबाकू खाने से ऐसा हो गया है, तो वो हमें एडवर्टीजमेंट जो है डराता भी है, बताता भी है कि छूना मत तंबाकू के पैकेट को, है ना। तो वो चीज़, तो वो कहलाती है फिल्म द्वारा विज्ञापन या स्लाइड के माध्यम से। बस व ट्रेन द्वारा विज्ञापन, आपने देखा होगा बसों में, ट्रेन में स्टिकर्स चिपके हुए होते हैं और उन पर लिखा हुआ होता है, वो विज्ञापन उन्हीं के माध्यम से होते हैं। इसके अलावा कभी कभी स्पेशल ट्रेनें भी लॉन्च की जाती हैं जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट, किसी भी ना किसी चीज़ को
पूरी तरह से दिखाया जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा, अभी थोड़े टाइम पहले सरकार ने विज्ञान मेले की ट्रेन निकाली थी, उसमें सरकार के द्वारा किए गए नए नए इन्वेंशन, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए, उनको उसमें दिखाया गया था और वो शहर से शहर घूम रही थी। कुछ समय पहले राम मंदिर का भी रूप लिया था, उसकी भी ट्रेनें चली थी, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। रेडियो व टेलीविज़न, सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ है रेडियो और टेलीविज़न। आज की डेट में हर घर में टेलीविज़न है, रेडियो चाहे एक बार को कम हो चुका है, लेकिन इनके ज़रिए भी, इनके माध्यम से भी विज्ञापन किया जाता है। तो ये भी विज्ञापन का एक बहुत बढ़िया साधन है। आप देखते ही हो, टीवी पर प्रोग्राम देखना शुरू करोगे, जो भी नाटक सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा उसके बीच में हर 5 मिनट बाद एक विज्ञापन ऐड जरूर आ जाएंगे। आकाश लेखन, आकाश लेखन एक बहुत पुरानी पद्धति है जो पहले कभी चलती थी। आज की डेट में उसे हर एक आदमी एफर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्चा होता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर से कलर्स के थ्रू या हवाई जहाज के द्वारा कलर्स के माध्यम से विज्ञापन बोर्ड्स तैयार किए जाते थे। उड़ते जहाज के धुएं से ये विज्ञापन तैयार किए जाते थे। इसके अलावा आपने कभी सुना होगा कि अखबार की हेलीकॉप्टर से जाते समय पैम्पलेट्स उछाल दिए जाते थे, जो घर घर में अपने आप ऑटोमेटिकली उड़ के पहुंच जाया करते थे। तो ये विधि चूँकि बहुत अधिक महंगी होने के कारण इसको चलन में नहीं ला पाए, इसलिए ये विधि इस समय नहीं है चलन में। डाक तार माध्यम से विज्ञापन, डाक तार माध्यम से विज्ञापन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पोलियो का एग्जाम्पल है ना। परिवार नियोजन, हमारे दो मेरे, हम दो हमारे दो, क्या देखा आपने, पोस्ट कार्ड जो होते हैं उसके ऊपर पोलियो का इसका विज्ञापन छपा हुआ होता है, लिफाफों पर डाक विभाग द्वारा भी छापा गया है। तो ये भी विज्ञापन का एकमात्र साधन है। तो विज्ञापन के जरिए बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा आता है मेले के द्वारा, मेले यानी फेयर्स, है ना। एडवर्टीजमेंट के बाद आता है फेयर्स यानी मेले। मेलों में हाट के व्यापारी दुकानें लगा लेते हैं। आपका जो प्रोडक्ट होगा आपको उसके लिए एक स्टॉल मिल जाता है, दुकान मिल जाती है, और उसमें जा करके आप उस एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके लोगों को दिखा सकते हैं, लोग वहाँ खरीद भी सकते हैं। ठीक है। प्रदर्शनी, डेफिनेटली मेले के साथ साथ एग्जीबिशन जुड़ती हैं। एग्जीबिशन बड़े बड़े फेयर्स की तरह से होती हैं। दिल्ली में लगता है ट्रेड फेयर, बहुत बड़े लेवल पर होता है वो फेयर। तो उन फेयर्स में आप अपने प्रोडक्ट को जाके एक एग्जीबिशन को एग्जीक्यूटिव मार्केट की तरह से आप उसे शो कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो ये भी विज्ञापन में प्रदर्शनी काम करती है। विशेष गाड़ियाँ, स्पेशल ट्रेन, मैंने अभी बताया था, ट्रेनों के माध्यम से जब बता रहा था कि विशेष गाड़ियों के माध्यम से भी विज्ञापन आसानी से किया जा सकता है। एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करती हुई गाड़ियों के जरिए उन प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है। घटे मूल्य पर बिक्री यानी कि रिड्यूशन सेल। रिड्यूशन सेल आपने देखा होगा, अक्सर कपड़े के व्यापारी करते हैं। सीजन ऑफ आते ही अपने कपड़े का मूल्य घटा करके दिखा देते हैं, 30% लेस, 40%, 50% लेस, 50 प्लस 50% लेस, 50 प्लस 60% लेस। अब ये 50 प्लस 60% लेस मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये भी एक अजीब तरीके का बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। 50 प्लस 60 तो 110% हो गया। इसका मतलब कपड़े के साथ साथ वो 10 रुपये भी आपको देगा नहीं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल के टॉपिक में जब लूँगा तब बताऊँगा। तो फिलहाल घटे मूल्य पर बिक्री के संबंध में ये भी एक बिक्री बढ़ाने का बहुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया साधन है। ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है और लोग वहाँ कहते हैं भाई उस दुकान पे सेल चल रही है, डिस्काउंट पे माल है, चले जाओ। नमूनों का निर्मूल्य वितरण, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। दुकानदार कभी कभी अपने माल का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अखबार के साथ में सर्फ के पैकेट, साबुन की टिक्की, ऐसी चीज़ें सब फ्री मिली थी। अक्सर देखा होगा कि टमाटो सॉस के जो सैशे होता है वो फ्री सैंपल्स के रूप में लगा के दे दिया जाता है। घर पे सर्फ एक्सेल वाली आई और आकर के बोली ये फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं, हमारा सर्वे करा, लिख के लेके गई, वो सैंपल फ्री में दे के चले गए। तो वो कहलाता है फ्री सैंपल्स। क्यों? अब लोगों को जब हमने प्रोडक्ट दिया फ्री में तो लोगों ने उसे यूज़ करा, उन्हें उसकी क्वालिटी नज़र आई, अच्छाई नज़र आई, और उन्होंने लेकर के उस सैंपल को देख करके आगे से मार्केट में खरीदना शुरू कर दिया। तो ये भी बिक्री बढ़ाने में बहुत सहयोगी रहता है। उपहार व उपहार कूपन, गिफ्ट और गिफ्ट कूपन्स, समय समय पर हम लोगों के सामने स्कीम्स लॉन्च करते रहें कि इस प्रोडक्ट को खरीदने पर इसके साथ में एक कूपन मिलेगा जिसमें हम
लकी ड्रॉ करेंगे या किसी भी तरीके का ऐसी लॉन्चिंग देते रहते हैं, तो इससे भी बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। समय समय पर दिवाली धमाका, होली धमाका, हर त्यौहार पर आप फेस्टिवल धमाका बना सकते हैं और इससे आप लाभ ले सकते हैं। ये भी बिक्री बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक होता है। अगला आता है ट्रेड एजेंट्स यानी व्यापारिक प्रतिनिधि। अकेले हाथ से तो हम माल बेचते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी माल बेच सकते हैं, क्योंकि अकेले हाथ से जितना माल बेचना है लिमिटेड है, लेकिन वही माल हम अपने एजेंट्स को लगाकर उनके माध्यम से भी बेच सकते हैं, वो भी इसमें सहायक होता है। नेक्स्ट आता है करस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार। अगर हमारा ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार विभाग बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। क्यों? जैसे किसी ग्राहक से आपके पास माल नहीं आ रहा है, एक लंबा समय बीत चुका है, वो ऑर्डर नहीं देता आपको, तो आपने क्या करना है, केवल उसे लेटर के जरिए याद दिलाना है। आपने उसे लेटर लिखा, याद दिलाया, हो सकता है उसे आपकी कोई परेशानी है, तो वो आपसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो उसका आपसे डिस्कशन करेगा और आप उसका निराकरण कर देंगे, समाधान करेंगे, तो उसके बाद आपके बीच व्यवहार चालू हो जाएगा। लिहाजा ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस यानी पत्र व्यवहार का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल एट इंस्टॉलमेंट, किस्तों द्वारा बिक्री। आज की डेट का सेल प्रमोशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल का। क्यों? पुराने ज़माने में लोग बहुत साइकिलें खरीदते थे, वो भी सेकेंड हैंड। बोले कितने की? भाई मैंने दूसरे आदमी से ले ली, 300 रुपये की पुरानी साइकिल ले ली, 500 रुपये की पुरानी साइकिल ले ली। आप ये काम किया करते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? वो साइकिल क्या, आदमी, अगर कारों की बात करी जाए तो आज आप घर से निकल के देखो, जितनी बार आप घर से निकलोगे एक ना एक नई मोटरसाइकिल या एक कार नजर आ जाएगी। आज हर घर में एक मोटरसाइकिल है, हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में कार है। रीजन? जी हाँ, किस्तों द्वारा बिक्री। मार्केट को देख करके एक बड़े मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि यदि हम माल ग्राहकों को किस्तों के माध्यम से बेचते हैं, तो लोग हमारे पास ज़्यादा जुड़ेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदेंगे। तो डेट इज कॉल्ड सेल एट इंस्टॉलमेंट। अगला लास्ट आता है बिक्री साहित्य। जी हाँ, चैप्टर का एंड भी गोल हुआ है बिल्कुल। शुरुआत करी थी हमने बिक्री साहित्य से और अंत भी इसी पे कर रहे हैं। क्या? बिक्री साहित्य मीन्स सेल लिटरेचर। हमारे को जितना भी मैंने आपको सेल लिटरेचर बताया है, अगर वो सेल लिटरेचर हमारा परफेक्ट है, अपने वर्किंग में टर्न चल रहा है बढ़िया, तो उसकी टर्निंग को देखते हुए हम बिक्री साहित्य को भी इसका एक रीज़न जोड़ सकते हैं कि यदि हमें बिक्री को अच्छा करना है तो हमारा ऑफिशियल लेटरिंग, ऑफिशियल लिटरेचर वेल एंड गुड होना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा बिक्री बढ़ाने के साधन। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को विषय समझ में आ गया होगा। आगे के लिए मैं अपनी जो भी PDF होगी मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा, लेकिन इसके साथ में मैंने कुछ छोटे छोटे 4 क्वेश्चन आंसर्स इसमें डाले हैं। आंसर्स मैंने नहीं लिखे हैं, आंसर्स आपको खुद बुक से सेलेक्ट करने हैं और अपने आप करना है। दूसरी चीज़, ये मैं हेडिंग ही पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इनकी थ्योरी को अपने आप जितना मैंने समझाया उसके अनुसार या बुक के माध्यम से बढ़िया करके अच्छा करके कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।